ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कर रहे थे। तो अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जिस तरह से कॉन्सेप्चुअल होकर हमें एंजियोस्पर्म को देखना था, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना था, तो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको याद आ रहा होगा कैसे आता है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज का एक दूसरे से ऑल्टरनेट करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उसमें दो इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट मियोसिस है और दूसरा इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन है। मियोसिस से हैप्लॉइड फेज आता था, फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड फेज आता था। हम लोगों को पता है कि मियोसिस अगर हम लोग देखें तो पूरी बॉटनी के अंदर या पूरी बायोलॉजी के अंदर आपको टोटल तीन तरह की मियोसिस मिलती है। जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस एनिमल्स में होती है गैमेट बनाते समय, ठीक है। लेकिन जब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो गैमेटिक मियोसिस नहीं होती है। और कौन सी मियोसिस होती है, स्पोरिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस। आपने एंजियोस्पर्म को देखा, आपको याद होगा कि एंजियोस्पर्म में पहले हम लोगों ने स्पोर बनाया, स्पोर से गैमेटोफाइट बनाया और गैमेटोफाइट से गैमेट बनाया, ठीक है। लेकिन जो स्पोर था वो अपने आप में यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था। तो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, स्पोरिक मियोसिस से हुआ था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पहले स्पोरिक मियोसिस से किसका फॉर्मेशन किया था, स्पोर का फॉर्मेशन किया था। अच्छा, स्पोर बनाने वाली स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। और हमने आपको बताया कि एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी है वो खुद अपने आप में क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो उसका जो रिप्रोडक्टिव साइट मतलब फ्लावर है वो भी अपने आप में क्या है, स्पोरोफाइट है। फ्लावर में हमने आपको बता दिया था जो स्टेमेन होता है वो माइक्रोस्पोरोफिल है और जो कार्पेल है वो मेगा स्पोरोफिल है। स्टेमेन जो होता है वो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है और कार्पेल जो है वो मेगा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है, मेगा स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर एम्ब्रियो सैक है और मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर पॉलिंग ग्रेन है, ठीक है। हमने आपसे कहा कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म में पॉलिंग ग्रेन का फॉर्मेशन क्यों होता है, एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, वो बात हमने आपको बता दिया। वाटर इंडिपेंडेंसी पॉलिंग ग्रेन से कैसे आई ये भी हमने आपको बता दिया। पॉलिंग ग्रेन के प्रोडक्शन के टाइम पर मेल गैमेट को मोटाइल होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये बात भी हम आपके साथ कर चुके हैं, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर कौन होता है, एम्ब्रियोसैक होता है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो एम्ब्रियोसैक यूजुअली कैसा है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका जो एम्ब्रियोसैक है, इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस्ड है। और हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट क्यों होता है ये बात हमने आपको सीड हैबिट के साथ भी लिंक कर दिया था, ठीक है। और सीड हैबिट के साथ जब हमने लिंक किया था तो इससे हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और डेवलप हो जाता है कि जैसे जैसे हम लोअर प्लांट से हायर प्लांट की तरफ बढ़ते हैं तो साइज ऑफ गैमेटोफाइट क्या होता चला जाता है, रिड्यूस होता चला जाता है। और स्पोरोफाइट क्योंकि मेन प्लांट बॉडी है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, वेल डेवलप होता चला जाता है। हमने आपको सीड हैबिट के बारे में बताया, सीड हैबिट की सारी कंडीशन एंड डॉक्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम के बारे को एक्सप्लेन किया। हमने आपको हेटेरोस्पोरी को एक्सप्लेन किया, हमने आपको डिपेंडेंट फीमेल गैमेटोफाइट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। इन सीटू डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया। फीमेल गैमेटोफाइट मस्ट बी परमानेंटली एसोसिएटेड विद पेरेंट स्पोरोफाइट, इसको भी एक्सप्लेन किया। हमने कहा जहाँ जहाँ सीड बनता है वहाँ वहाँ ये सारी कंडीशंस मौजूद होगी। एंजियोस्पर्म में सीड बनता है, जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है, इसका मतलब है कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में ये सारी कंडीशंस होंगी। फिर हमने आपको याद है, हमने आपको लाइफ साइकिल से के डायग्राम से उस बात को एक्सप्लेन भी कर दिया था कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ परमानेंटली एसोसिएट है। वहाँ पर हमने आपको एम्ब्रियो सैक को ओव्यूल के साथ लगातार अटैच होते हुए दिखाया था, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद भी जो ओव्यूल है वो किसके साथ अटैच था, एम्ब्रियो के साथ अटैच है, ठीक है। मतलब एक तरह से फीमेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच्ड था, ठीक है। तभी तो फाइनली एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ था, सीड। और हमने आपसे कहा था कि अगर सीड को लेकर आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप करनी है तो सीड को लेकर आप अपने अंदर कैसे फीलिंग को डेवलप करोगे, तो सीड को लेकर आप अपने अंदर ऐसी फीलिंग डेवलप करो जैसे एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो जो है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ क्या है, अटैच है। मतलब फ्यूचर स्पोरोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ अटैच है, ठीक है। जैसे कि फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ हमेशा परमानेंटली क्या रहता है, अटैच रहता है, ठीक है।
तो ये सब बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो साथ ही साथ हमने आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाई थी, उसमें हमने आपको पूरी सेक्सुअल लाइफ साइकिल बता दिया था, ठीक है। हमने आपको बता दिया था कि अगर ये स्पोरोफाइट है तो इस अगर एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, फ्लावर स्पोरोफाइट है, तो ऑब्वियस है कि ये किसको प्रोड्यूस करेगा, स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने आपके साथ कर ली थी। गैमेटोफाइट टेक्निकली क्या होता है, स्पोरोफाइट टेक्निकली क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को स्टेप बाय स्टेप किस में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने बताया अगर वो आपको समझ में आ गया है तब तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया है तो अब आप बहुत आराम से इस पूरे चैप्टर को क्या करो, पढ़ो, फिर बाद में ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने दिए थे इनको फिर से रिवाइज करना, और 11th में जब कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट किंगडम का आपका रिवीजन चले तो उसको भी पढ़ लेना, और फिर प्लांट किंगडम के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर आप रिप्रोडक्शन को फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको पूरी बॉटनी को लेकर, पूरे प्लांट किंगडम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, और जितनी भी बातें हम आपके साथ करते चले जा रहे हैं वो सारी बात एक एक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अभी जितना भी हमने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। मतलब आपको सीड हैबिट, मतलब आपको हेटेरोस्पोरी, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन क्यों बना, ठीक है, वाटर की इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है, सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल, ये सारी बातों को हमने एक्सप्लेन किया, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो सारी बातें हमारे दिमाग में एक फ्रेम डेवलप हो गया, ठीक है। अब हम लोग बहुत आराम से एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो आपके सामने हमने कौन सी स्ट्रक्चर बना रखी है, फ्लावर की स्ट्रक्चर बना रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि फ्लावर है क्या, तो आपको मार्फोलॉजी से ये बात पढ़ाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी आप ये बात फिर से पढ़ने जा रहे हो। फ्लावर अपने आप में एक मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। तो फ्लावर अपने आप में मॉडिफाइड शूट है जिसमें फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज होते हैं, जिसमें नॉर्मल लीव्स की जगह क्या अराइज होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक है। आपको कुछ इस तरह की इमेजिनेशन करनी है, जैसे आप एक स्टेम को इमेजिन करो, जैसे मान लेते हैं ये स्टेम है, ठीक है। इस स्टेम में ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है, तो इस स्टेम में आपको वेरियस नोड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि नोड्स में क्या निकलती हैं, वेजिटेटिव लीव्स निकलती हैं, फोटोसिंथेटिक लीव्स निकलती हैं, ठीक है। तो अगर सोचो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि 1 2 3 एंड 4 ये 4 नोड है, ठीक है। और ये फर्स्ट नोड में सेपल्स निकल आते हैं, ठीक है। सेकेंड नोड में पेटल्स निकल आते हैं, पेटल्स भी लीफ ही है, बस वो कलर लीफ है। थर्ड नोड में रिप्रोडक्टिव लीफ निकलती हैं, और रिप्रोडक्टिव लीफ माइक्रोस्पोरोफिल, आपको याद है हमने स्टमेन को बताया माइक्रोस्पोरोफिल होता है, मतलब फिल का मतलब ही होता है लीफ। तो थर्ड नोड में क्या निकला है, स्टमेन निकला है, स्टमेन भी लीफ ही है। एंड फोर्थ नोड में क्या निकल आया, कार्पेल्स निकल आए। क्लियर हो गई बात, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। कार्पेल को भी हमने बताया लीफ ही है, और कार्पेल को हमने कौन सी लीफ बोली, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। तो मेगा स्पोरोफिल निकल आया। अब आपने मार्फोलॉजी में पढ़ा था फाइलोटैक्सी, और फाइलोटैक्सी पढ़ते समय आपने ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी पढ़ी थी, आपने अपोजिट फाइलोटैक्सी पढ़ी थी, आपने वर्ल्ड फाइलोटैक्सी पढ़ी थी, ठीक है। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में एक ही नोड में बहुत सारे लीफ निकलते हैं, तो यहाँ पर एक ही नोड में कई सेपल्स निकलते हैं, एक ही नोड में कई पेटल्स निकलते हैं, एक ही नोड में एक से ज़्यादा स्टमेन निकलते हैं, और एक ही नोड में एक या एक से ज़्यादा कार्पेल्स अराइज हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर फ्लावर अपने आप में एक स्टेम है, ठीक है, तो फिर वहां पर जो नोड में लीव्स निकली हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, वर्ल्ड टाइप का है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं फ्लावर में 4 वर्ल्ड होते हैं, ठीक है। पहले वर्ल्ड को हम लोग, ठीक है, आप वर्ल्ड को क्या समझ सकते हो, आप वर्ल्ड को प्रॉपर नोड समझ सकते हो। तो फर्स्ट वर्ल्ड को हम लोग कैलेक्स बोलते हैं, सेकेंड वर्ल्ड को हम लोग कोरोला बोलते हैं, एंड थर्ड वर्ल्ड को हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड फोर्थ वर्ल्ड को हम लोग गायनीसियम बोलते हैं, ठीक है। कैलेक्स की जो यूनिट होती है उसे हम लोग सेपेल कहते हैं, कोरोला की यूनिट को हम लोग पेटल कहते हैं, एंड्रोसियम की यूनिट को हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, और गायनीसियम की यूनिट को हम लोग कार्पेल बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर, अब ये दो नोड के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस इंटर नोड को क्या कर दें, हाईली कंडेंस कर दें, बहुत शॉर्ट कर दें, तो आप देखो कैलेक्स और कोरोला के इंटर नोड को शॉर्ट कर दो, ठीक है।
कोरोला और एंड्रोसियम के इंटरनोड को शॉर्ट कर दो, एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम के इंटरनोड को शॉर्ट कर दो। तो अगर आपने शॉर्ट करते चले गए तो कैलेक्स के पास कोरोला, कोरोला के पास एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के पास क्या आ जाएगा, गाइनीसियम आ जाएगा, और फिर वो आपको एक अपीयरेंस देगा, और वो उसी अपीयरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। तो समझ में आया फ्लावर क्या है? तो फ्लावर अपने आप में एक नॉर्मल स्टेम नहीं है, फ्लावर अपने आप में कंडेंस शूट है, ठीक है, कंडेंस शूट वेयर इंटरनोड्स आर हाईली रिड्यूस्ड, जहां पर इंटरनोड्स आर हाईली रिड्यूस्ड, ठीक है, और जहां पर वेजिटेटिव लीव्स की जगह क्या निकलते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस निकलते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि स्टेम में ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है, उसको कंडेंस करने का काम, इंटरनोड को हाईली रिड्यूस करने का काम, ठीक है, और लीफ को मॉडिफाई करने का काम, लीफ को मॉडिफाई कर दिया गया पेटल में, लीफ को मॉडिफाई कर दिया गया माइक्रोस्पोरोफिल में, लीफ मॉडिफाई हो गया मेगा स्पोरोफिल में, ये सारा काम किया किसने है? तो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, उसका नाम है फ्लोरिजन, ठीक है, तो फ्लोरिजन ने किया है, ठीक है। आपको पता है कि जैसे फ्लोरिजन हार्मोन लीफ में सिंथेसाइज होता है और लीफ से मूव करके वो कहाँ पर आ जाता है, बड में आ जाता है। अगर फ्लावर एपिकल बड से अराइज हो रहा है, ठीक है, तो एपिकल बड जो होता है वहाँ का जो मेरिस्टेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एपेक्स में मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम, तो नॉर्मली जब मेरिस्टेम होता है तो उसको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। उसका फंक्शन क्या होगा, वो मेन एक्सिस को लगातार बढ़ाता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से फ्लावर अराइज होना है, ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन फ्लोरिजन जो प्लांट में सिंथेसाइज होगा, उसकी वजह से ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम में, ठीक है। और फिर अगर एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया तो फिर यहाँ से जो शूट निकले, यहाँ से जो अब स्टेम निकलने वाला है, जो लीव्स डेवलप होने वाली हैं, वो कौन सी लीव्स डेवलप होंगी, वो फ्लोरल अपेंडेजेस डेवलप होगा, और जो स्टेम की एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये स्टेम है और ये यहाँ पर क्या है, ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ की एक्सिल में कौन सा बड है, एक्सिलरी बड, तो लीफ की एक्सिल में अगर एक्सिलरी बड है तो एक्सिलरी बड में भी मेरिस्टेम होगा, ठीक है, और उसके पास अगर, और उस आपको पता है नॉर्मली अगर फ्लावर नहीं बनना है, तो नॉर्मली अगर फ्लावर नहीं बनना है तो एपिकल बड क्या कर सकता है, कोई ब्रांच बना सकता है, ठीक है, और उस ब्रांच में कई सारी लीव्स आ सकती हैं। तो क्या होता है कि अगर फ्लावर बनना है तो एपिकल बड में कौन सा हार्मोन आ जाएगा, फ्लोरिजन, और एपिकल एक्सिलरी बड में जो मेरिस्टेम मौजूद है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में, और फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होने की वजह से अब जो शूट बनेगा वो कैसा होगा, हाईली कंडेंस शूट होगा, इंटरनोड्स हाईली रिड्यूस होंगे, और कैलेक्स और नोड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम। नॉर्मल लीफ की जगह कौन सी लीफ अराइज हो जाएगी, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पल, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने आप में क्या होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर का जो थैलमस है, ठीक है, फ्लावर का जो स्वेलन पोर्शन होता है जिसमें ये सारे फ्लोरल अपेंडेजेस अटैच होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थैलमस, उसे हम लोग बोलते हैं रेसेप्टिकल, या फिर उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोरस बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको थैलमस को कैसे इमेजिन करना है, जैसे हमने आपसे कहा कि ये स्टेम है और इसी स्टेम में नोड्स होंगे, और नोड्स को हाईली क्या कर दो, कंडेंस कर दो, ठीक है, मतलब स्टेम एक्सिस को हाईली कंडेंस कर दो, इंटरनोड के डिस्टेंस को बहुत कम कर दो। तो अगर आपने इसको कंडेंस किया, तो अगर आपने इसको कंडेंस किया तो आपको पता है ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा। इस एक्सिस को अगर आपने कंडेंस कर दिया तो ये फ्लैटेंड और स्वेलन एक्सिस हो जाएगी, और उसी फ्लैटेंड पार्ट में क्या मौजूद होगा, उसी फ्लैटेंड पार्ट में नोड्स मौजूद होंगे, उसी फ्लैटेंड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं, और उसमें जो नोड्स मौजूद होंगे ना, उसी नोड से सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन और कार्पल्स क्या होंगे, अराइज होंगे। इस बात को आप इमेजिन कर पा रहे हो ना? आप सोचो, अभी हमने उसको आगे भी डायग्राम से बनाया है, तो चलो अभी हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे थैलमस को, ठीक है। अभी हम लोग से फ्लावर के पार्ट को समझे, ठीक है। तो अगर हम फ्लावर के पार्ट को समझे तो ये फ्लावर का एंटीरियर व्यू है, ठीक है, और ये एंटीरियर व्यू के बाद, तो ये फ्लावर का एंटीरियर व्यू है और ये फ्लावर का क्या है, पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। अब देखो क्या है,
ये वाली जो एक्सिस जा रही है, ये वाली एक्सिस, ठीक है, तो ये इस वाली एक्सिस को क्या कहा जाता है, तो इस वाली एक्सिस को मदर एक्सिस कहेंगे। और ये फ्लावर की सेंट्रल एक्सिस को हम लोग क्या बोल देंगे, तो ये फ्लावर की सेंट्रल एक्सिस को हम लोग क्या बोल देंगे, तो उसे हम लोग बोल देंगे फ्लोरल एक्सिस। तो ये फ्लोरल एक्सिस है और ये जो ब्रांच है ये क्या हो जाएगी, मदर एक्सिस है, ठीक है। तो मदर एक्सिस की तरफ से अगर हम लोग देखेंगे, तो मदर एक्सिस की तरफ से जब हम लोग फ्लावर को देखते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर साइड बोलते हैं। और अगर हम लोग मदर एक्सिस के अपोजिट देखेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीरियर साइड। मार्फोलॉजी में कई बार हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, जब फ्लोरल डायग्राम बना होता है तो वहाँ पर डॉटेड फॉर्म में मदर एक्सिस बनी होती है, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मदर एक्सिस क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो स्टेम की एक्सिस है जिससे फ्लावर अराइज हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मदर एक्सिस। और मदर एक्सिस की तरफ से अगर आप देखोगे तो कौन सी साइड होगी, पोस्टीरियर साइड। और उसके अलावा अगर आप उसके अपोजिट साइड से देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, एंटीरियर साइड हो जाएगा। अब जैसे हम लोग फ्लावर को कभी भी प्लांट में देख रहे होते हैं तो हम लोग फ्लावर को सामने से देखते हैं, ठीक है, फ्रंट से देखते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम फ्लावर को फ्रंट से देख रहे हैं ना, तो वो एंटीरियर है। और फ्लावर जहाँ से अटैच होता है स्टेम एक्सिस से, है ना, पीछे के साइड से, तो हम उधर से नहीं देखते हैं, तो वो कौन सी साइड हो गई, पोस्टीरियर साइड। और वो स्टेम एक्सिस जो है ना, तो उस स्टेम एक्सिस के, वो जो स्टेम एक्सिस है वो एक्चुअल में क्या है, मदर एक्सिस है। और उसी मदर एक्सिस से फ्लावर क्या होता है, अटैच होता है। और फ्लावर के बीचों बीच से जो एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस जा रही है, वो कौन सी हो जाएगी, फ्लोरल एक्सिस। उसका इस्तेमाल हम लोग एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक में करते हैं, ठीक है। तो आपको एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड क्लियर हो गई, ठीक है। मान लेते हैं कि ये देखो, ये फ्लावर का स्टॉक है और ये लीफ है और ये लीफ की एक्सिल है। और लीफ की एक्सिल में कौन सी बड होती है, एक्सिलरी बड है, ठीक है। तो अब जैसे हमने लीफ ऐसे बनाई है, आप इमेजिन करो हवा में लीफ इस तरह से है, तो हवा में लीफ ऐसे, तो यहाँ कहीं एक्सिलरी बड है। और उसी एक्सिलरी बड में, ठीक है, उसी एक्सिलरी बड में, उसी एक्सिलरी बड में हमने क्या बना दिया, उसी एक्सिलरी बड से हमने फ्लावर बना दिया, ठीक है। तो उसी एक्सिलरी बड से हमने फ्लावर को बना दिया। तो एक्सिलरी बड से फ्लावर कैसे बना होगा, तो बड में क्या मौजूद है, तो बड में मेरिस्टेम मौजूद है, ठीक है। और फ्लोरिजन हार्मोन क्या आ गया, बड में आ गया। और उसी फ्लोरिजन हार्मोन की वजह से वो जो बड का मेरिस्टेम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होने की वजह से जो स्टेम की एक एक्सपोज्ड ब्रांच निकलनी थी ना, ठीक है, जहां पर इंटरनोड काफी क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लीव्स दूर दूर होती है, ऐसा ना होकर जो स्टेम की ब्रांच है वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई, ठीक है। और वो जो स्टेम का पार्ट कंडेंस हुआ है उसने क्या बना लिया, तो स्टेम का पार्ट जो कंडेंस हुआ है तो उसने क्या बनाया, एक स्टॉक बनाया, पेडिसिल। और उसका जो अपर पोर्शन है वो क्या हो गया, उसमें स्वेलिंग हो गई और उसने क्या बनाया, थैलमस। और इसी थैलमस में क्या मौजूद होंगे, तो इस थैलमस को आप फील करो कि ये थैलमस एक्चुअल में कंडेंस स्टेम ही है, ठीक है। तो जैसे स्टेम में नोड्स होते हैं, तो अगर इसको आपने कंडेंस कर दिया तो थैलमस में आपको क्या नजर आएगा, तो थैलमस में आपको नोड्स नजर आएंगे, ठीक है। अब उसी आउटर मोस्ट नोड से क्या निकलेगा, तो आउटर मोस्ट नोड को हम लोग कैलेक्स कहते हैं, उससे सेपल निकलेगा। फिर सेकंड नोड को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोला, उससे पेटल निकलेगा। फिर थर्ड वाले इनर को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रूसियम, उससे क्या निकलेगा, स्टेमेंट। एंड फोर्थ इनर मोस्ट से क्या निकलेगा, जिसे हम गाइनीसियम बोलते हैं, उससे क्या निकलेगा, कार्पेल निकलेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इस तरह से कितने वर्ल हैं, 4 वर्ल हैं। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हमने आपसे कहा है कि कैलेक्स जो नोड होता है उसमें कौन निकलता है, सेपल निकलता है। तो यहाँ पर कैलेक्स और सेपल को समझो, ठीक है, ये मार्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब क्या होता है कि फ्लावर में 4 वर्ल हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम, ठीक है। आउटर मोस्ट कौन हो जाएगा, कैलेक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रूसियम एंड देन गाइनीसियम। तो कैलेक्स को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो कैलेक्स को रिप्रेजेंट कौन करता है, सेपल करता है, ठीक है। तो कैलेक्स और सेपल में फर्क क्या है, तो कैलेक्स आप वर्ल को कहना, कैलेक्स आप नोड को कहना, ठीक है। कैलेक्स आप पोजीशन को कहना, वो नोड, वो पोजीशन, वो वर्ल जहां से कौन अराइज हो रहा है, सेपल, ठीक है। तो कैलेक्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, तो कैलेक्स जो वर्ल है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सेपल। तो सेपल जहां से अटैच है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट अपने आप में क्या है, कैलेक्स है, ठीक है। तो आपको पता है कैलेक्स कितना होगा नंबर में। अब जैसे ये फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर में इस तरह से आप सर्कुलर वर्ल्ड को इमेजिन करो, ठीक है। तो जैसे ये नोड होता है ना, तो ये नोड जो है ये पूरा पॉइंट नोड है, जहां पर वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होती है तो वहां तो चारों तरफ से लीफ निकलती है। तो इस तरह से नोड एक तरह से कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो अगर आप शूट को कंडेंस कर देते हो, तो अगर आप शूट को कंडेंस करोगे तो आप सोचो कि फर्स्ट नोड, उसके बाहर दूसरा नोड, उसके बाहर तीसरा नोड, उसके बाहर चौथा नोड, ठीक है। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नोड को रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ल को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं, ठीक है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम। कैलेक्स को रिप्रेजेंट करता है सेपल, और सेपल का नंबर 1 से ज्यादा हो सकता है। सेपल मानो 5 है, ठीक है, लेकिन कैलेक्स हमेशा कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। जैसे कोरोला, कोरोला 1 रहेगा, लेकिन कोरोला को रिप्रेजेंट करने वाला जो पेटल है, ठीक है, तो जैसे आप इमेजिन करो, आप इमेजिन करो कि एक सर्कल क्या है, ठीक है, एक सर्कल क्या है? गाइनीसियम वाला है। उसके और नीचे वाला सर्कल क्या है? तो उसके नीचे वाला सर्कल क्या हो जाएगा? एंड्रोसियम वाला। उसके और नीचे वाला सर्कल क्या हो जाएगा? कोरोला वाला। तो कोरोला वाला जो सर्कल है वो 1 है, और उसी सर्कल, उसी नोड को हम क्या कहेंगे? उसको हम कोरोला कहेंगे, ठीक है। तो पेटल अगर नंबर में 5 है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोरोला नंबर में 5 है। कोरोला जो है वो नंबर में 1 ही रहेगा। कोरोला एक पोजीशन है, कोरोला एक नोड है, ठीक है। आप इस तरह से इमेजिन करो कि अगर ये कैलेक्स था, ये कोरोला था, ये एंड्रोसियम था, गाइनीसियम था, बाद में इंटरनोड हाईली रिड्यूस हो गए, तो कैलेक्स एक पोजीशन है, ठीक है, कैलेक्स एक नोड है, वो हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। उसमें सेपल जो होते हैं वो 5 हो सकते हैं, उसमें सेपल 6 हो सकते हैं, सेपल 3 हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोरोला, कोरोला जो होता है वो एक नोड है, एक वर्ल्ड है, वो हमेशा नंबर में 1 रहेगा। पेटल का नंबर क्या हो सकता है? 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से एंड्रोसियम एक वर्ल है, एंड्रोसियम हमेशा 1 रहेगा, और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्टमेन है, वो नंबर में 1 से ज्यादा हो सकता है। गाइनीसियम एक पोजीशन है, इनर मोस्ट पोजीशन, इनर मोस्ट वर्ल, इनर मोस्ट नोड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गाइनीसियम। उसकी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट कौन होती है? कार्पेल होती है। और कार्पेल जो होगा वो नंबर में 1 हो सकता है या 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब आपको कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम और उसकी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट सेपल, पेटल, स्टमेन और कार्पेल के बीच में रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने जेनेटिक्स पढ़ी होगी, तो अगर हम जेनेटिक्स के एक कॉन्सेप्ट से इसको लिंक कर सकते हैं तो आपको दोनों तरह की बातें समझ में आ जाएगी। आपको जेनेटिक्स में जीन और एलील पढ़ाया गया होगा, है ना। कई बार हम लोगों को जीन और एलील समझने में डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग जेनेटिक्स में जीन और एलील को समझते हैं, ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर कैलेक्स और सेपल को समझो। जैसे आपको पता है जीन एक होता है, जीन क्रोमोसोम में एक पोजीशन है, जीन एक होता है, ठीक है। एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन कैरी करने वाले डीएनए के सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, और जीन के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एलील्स। तो एलील्स नंबर में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एक ही जीन के कई सारे एलील्स हो सकते हैं, लेकिन किसी कैरेक्टर को लेकर जीन क्या होता है? तो जीन नॉर्मली 1 होता है, तो ठीक है। तो नॉर्मली जैसे हम लोग 1 जीन 1 कैरेक्टर हाइपोथेसिस को कंसीडर करते हैं ना, तो उस अकॉर्डिंग जो जीन और एलील में रिलेशनशिप होता है वही वर्ल्ड और उसकी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट वर्ल्ड सबको समझ में आ गया। कैलेक्स, उसकी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट सेपल, सेपल का काम क्या है? फ्लोरल बड को प्रोटेक्शन देना। पेटल, पेटल जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है, वर्ल्ड का नाम क्या हो जाएगा? कोरोला। ये कलर्ड होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें एंड्रोसियम, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड जो होगा वो क्या होगा? एंड्रोसियम। उसकी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट क्या हो जाएगी? स्टमेन। स्टमेन में 2 पार्ट होते हैं, एंथर होता है, फिलामेंट। हमने आपको खूब बताया ना कि एंथर ही उसका फर्टाइल पोर्शन है। एंथर ये माइक्रोस्पोरोफिल है, तो माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा, इसका एंथर वाला पार्ट ही माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा, वो आपने डायग्राम में देखा था। तो एंथर होता है, फिलामेंट होता है, एंथर फिलामेंट को मिलाकर हम स्टमेन कहेंगे। इसके वर्ल्ड का नाम क्या है? इसके वर्ल्ड का नाम है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम तो हमेशा नंबर में 1 रहेगा, लेकिन जो स्टमेन है, ठीक है, वो नंबर में क्या हो सकते हैं? 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनर मोस्ट वर्ल्ड, तो इनर मोस्ट वर्ल्ड कौन हो जाएगा? गाइनीसियम हो जाएगा। तो गाइनीसियम नंबर में 1 रहेगा, ठीक है, लेकिन गाइनीसियम नंबर में 1 रहेगा, लेकिन जो उसकी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट कार्पेल है वो या तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन हो सकती है या फिर पॉलीकार्पेलरी कंडीशन हो सकती है, कार्पेल या पिस्टल, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। आपको पता है स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन होता है, स्टाइल जो होता है वो स्टिग्मा को बाहर की तरफ एक्सपोज करता है, स्टाइल ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम लोग लॉक्यूल कहते हैं, ठीक है, और उस कैविटी में अगर हम लोग देखेंगे प्लेसेंटा होगा, और प्लेसेंटा से अटैच क्या होंगे? ओव्यूल
ओव्यूल होंगे। आपको पता है इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? ओव्यूल ही है, क्योंकि ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम है और मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोर को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम फ्लावर में रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट कौन है? दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ओव्यूल इंपॉर्टेंट है, एक एंथर इंपॉर्टेंट है। एंथर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा और ओव्यूल जो है वो मेगा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई? ठीक है, नेक्स्ट। तो एंटीरियर साइड क्लियर हो गया, पोस्टीरियर साइड क्लियर हो गया, आपका मदर एक्सिस क्लियर हो गया। ठीक है, किस तरह से थैलमस क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब देखो हमने लिखा है वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में हमने कहा है कि आप खुद सोचो, है ना, वर्ल्ड के बारे में आप ठीक वैसे ही सोचो जैसे आप किसके बारे में सोचते हो। तो जैसे आप जीन और एलील के बारे में सोचते हो तो उस तरह के रिलेशनशिप से इसको देखो तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको जीन एलील भी फील होने लगेगा। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनीसियम, ये चार वर्ड हैं और इसकी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट हमने आपको बता दिया। ठीक है, ओव्यूल आप समझ गए। ओव्यूल जहाँ से अटैच होता है ना, तो ओवेरियन वॉल का स्वेलन पार्ट जहाँ से ओव्यूल अटैच होता है उसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, और जिस लीफ की एक्सिल में बड निकलता है उस लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। ये फ्लावर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होता है तो फ्लावर को हम लोग ब्रैक्टिएट कहते हैं और अगर नहीं होता है तो फ्लावर को हम लोग ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको मेरे ख्याल से फ्लावर का की प्रॉपर मतलब मार्फोलॉजी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म जो होता है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, ये हमने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के ड्यूरेशन में बताया कि एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। क्यों सक्सेसफुल होगा? बहुत सारी बातें, उसको आइस्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड है, उसका गैमेटोफाइट रिड्यूस है। रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट से क्या होता है कि वो आसानी से स्पोरोफाइट पर क्या हो जाता है? डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, और डिपेंडेंसी जो होती है ना गैमेटोफाइट की, वो सीड फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा क्या करता है? इंश्योर कर देता है। ये सारी बातें हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताई। तो इन सब बातों से हमको ये समझ में आता है कि हाँ, एंजियोस्पर्म को सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। और अगर एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो अब जो हमारे लिए फैक्ट है, ये हमारे लिए फैक्ट नहीं रह गया। एंजियोस्पर्म कंप्राइजेस लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। यस, एंजियोस्पर्म को प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट ग्रुप होना भी चाहिए। और आपको पता है सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, एक्सटर्नल को लेकर, इंटरनल को लेकर, मार्फोलॉजी को लेकर, एनाटॉमी को लेकर वेरिएशन किसके पास है? एंजियोस्पर्म के पास। और जिसके पास, आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ही बना लो, जिसके पास, जिस पॉपुलेशन के पास, जिस ग्रुप के पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इसका मतलब है कि वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अडेप्ट होने की क्या कर चुका है? कोशिश कर चुका है। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए वो प्रॉपर क्या है? अडेप्ट है। इसका मतलब है कि ऐसा ग्रुप जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? तो एंजियोस्पर्म में मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, हर बात को लेकर बहुत वेरिएशन है। जब आपने 11th में मार्फोलॉजी और एनाटॉमी का चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर उन्होंने बात ही यहीं से स्टार्ट की है कि देखो एंजियोस्पर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो ये सब बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं कि मार्फोलॉजी में वेरिएशन, एनाटॉमी में वेरिएशन। ठीक है, एंजियोस्पर्म में रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट आसानी से डिपेंडेंट हो सकता है पेरेंट स्पोरोफाइट में, सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल। तो ये सारी बातें हम आपको इस वजह से बता रहे हैं कि वेरिएशन होने से हमारे दिमाग में ये समझ में आता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए क्या है? अडेप्ट है। और साथ ही साथ सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल से ये समझ में आता है कि उसका जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी बातें इस बात को इंश्योर करते हैं कि एंजियोस्पर्म लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब एनसीईआरटी ने कहा है कि क्या हम लोग इस बात को लेकर लकी नहीं है कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? फिर से वही बातें लिंक होगी। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, जिस भी ग्रुप में बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर होगी तो फिर वो ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में इजीली क्या कर पाएगा? सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि जब उसमें वेरिएशन है तो कोई वेरिएंट्स उसको किसी क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सुटेबल बना देगा, कोई दूसरा वेरिएंट इसको दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सुटेबल बना देगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा, ठीक है, तो वो ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के लिए एक्लिमेटाइज होगा। ठीक है, ये एवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट हुआ। ठीक है, तो अब वो उसमें वेरिएशन समझ गए ना, वेरिएशन उसके एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन से लिंक है। और आपको पता है कि वेरिएशन मेनली किससे प्रोड्यूस होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो क्या हम लोग इस बात को लेकर किस्मत वाले नहीं है कि एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? या खुद एंजियोस्पर्म इस बात को लेकर लकी नहीं है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? यस,
एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से उसमें खूब वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं और वही वेरिएशन उसके एक्लिमेटाइजेशन, उसके एडेप्टेशन के लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इन्होंने लिखा है आर वी नॉट लकी, क्या हम लोग किस्मत वाले नहीं है कि एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है, तो उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसके वेरिएशन से, उसके एडेप्टेशन से, उसके एक्लिमेटाइजेशन से हमें क्या फ़ायदा है? तो आपको पता है कि एंजियोस्पर्म से हम लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंजियोस्पर्म से आपको जब आपने मार्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपने फैमिलीज़ पढ़ी हैं, तो जब आपने फैमिलीज़ पढ़ी हैं तो आपने उसके यूजेस पढ़े हैं, तो आपने पढ़ा है ना कि हम लोगों को दाल, सब्जियां, पल्सेस, है ना, वेजिटेबल्स, टोबैको, फाइबर, डाई, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट, ये सब कुछ हम लोगों को किससे मिलता है? एंजियोस्पर्म से ही तो मिलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट से ही तो मिलते हैं। सैंड, परफ्यूम, कलर, सब कुछ तो हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट से मिलते हैं। तो जितना ज़्यादा एंजियोस्पर्मिक प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा वेरिएशन को प्रोड्यूस करेगा, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करेगा, और उन वैरायटीज़ को ह्यूमन वेलफेयर के लिए या हम लोगों के लिए यूज़ में लाया जा सकता है, ठीक है। अगर ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करते तो ये जितनी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ को हम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं तो हमारे सामने उतनी डाइवर्सिटीज़ ही ना होती कि हम उन्हें एक्सप्लोर कर पाते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इससे उसको भी फ़ायदा है, उसको एडेप्टेशन मिलता है, और इससे हम लोगों को भी फ़ायदा है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स, तो हमने लिखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से नए वेरिएंट्स बनते हैं, सच दैट या सो दैट सर्वाइवल एडवांटेजेस इज इनहांस्ड, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन enables creation of new variants such that survival advantages is enhanced, ताकि क्या कहते हैं, सर्वाइवल या फिर जो एडेप्टेशन है वो क्या हो सके, एनहेंस हो सके। जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एडेप्टिव स्ट्रेटजी होगी ताकि वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या हो सके, एक्लिमेटाइज हो सके, ठीक है। अब देखो हमने कहा है कि इनको आप हर एस्पेक्ट से सोचो, वो सारे एस्पेक्ट हमने एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से सोचिए, ठीक है। हैबिटेट और नीड, तो आप देखो ना, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट तो डिफरेंट डिफरेंट नीड होगा, और डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट डिफरेंट डिफरेंट नीड की वजह से वेरिएशन आएगा, ठीक है। और अगर वेरिएशन आएगा तो फिर ऑब्वियस है कि वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा, उसका एवोल्यूशन होगा, और एवोल्यूशन से कई बार क्या होगा कि चेंजेस इतने ज़्यादा प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे कि वो उसको दूसरे ग्रुप से क्या करते चले जाएंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करते चले जाएंगे, तो नई नई स्पीसीज का भी फॉर्मेशन होगा। आपको पता है ना कि नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि जो पुरानी स्पीसीज है उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो पुरानी स्पीसीज के कुछ ऑर्गेनिज्म में इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं कि वो अपनी पुरानी स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाता है, तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगा तो नई स्पीसीज बन जाएगा। हम आपको बस इससे ये बताना चाहते हैं कि जब तक वेरिएशन नहीं आएगा तब तक नई स्पीसीज के फॉर्मेशन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट और नीड से उसको इकोलॉजिकल बेनिफिट है कि उसका सर्वाइवल एडवांटेजेस क्या हो गया है, एनहेंस हो गया है, और साथ ही साथ नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, तो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन ही एवोल्यूशन होगा, और इस तरह से एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो क्यों लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम होता है, क्यों इस बात को लेकर खुद एंजियोस्पर्म और खुद हम लोग इस बात को लेकर किस्मत वाले हैं कि एंजियोस्पर्म क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज डाइवर्सिटी, जो बात हमने बोली, देयर इज डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ, है ना। तो एंजियोस्पर्म को लेकर हमने कहा ना, मार्फोलॉजी में भी डाइवर्सिटी है, एनाटॉमी में भी डाइवर्सिटी है। देयर इज डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, फ्लोरल पार्ट्स, shows an amazing range of adaptation to ensure एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड एंड फ्रूट। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट एंजियोस्पर्म में क्या है, तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से उन्होंने वेरिएशन को एडेप्टेशन से, एडेप्टेशन को सर्वाइवल से, सर्वाइवल को सक्सेसफुल से क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो एंजियोस्पर्म की मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लोरल पार्ट्स में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वही डाइवर्सिटी कि उस डाइवर्सिटी की वजह से उसका सर्वाइवल एडवांटेजेस एनहांस होता है, जिसकी वजह से वो एक्लिमेटाइज और अडेप्ट होता है, जो कि इंश्योर करता है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
दैट मीन्स सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अब आपको डाइवर्सिटी लिंक हो रहा है ना उसके रिप्रोडक्टिव सक्सेस से। आपको पता है आप लोग एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, ये सारी बातें हम आपके साथ, ये बहुत बेसिक बातें हैं, फिर भी हम आपके साथ ये बातों पर बात कर रहे हैं, जानते हो, क्योंकि इन्हीं बातों से हमारे दिमाग में इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, वेरिएशन को लेकर, एडेप्टेशन को लेकर, रिप्रोडक्टिव सक्सेस को लेकर हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है। हम लोग चीज़ों को क्या करने लगते हैं, फील करने लगते हैं। ठीक है, इससे हम लोग खुद अपने आप को जोड़ सकते हैं कि देखो हम लोगों में भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हम लोगों में भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा क्या है, सक्सेसफुल है। हम लोगों का भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लगभग हर तरह के हैबिटेट में क्या है, मौजूद है। बहुत गर्म जगह में भी इंसान है, बहुत ठंडी जगह में भी इंसान है, ठीक है, प्लेनल जोन में भी इंसान है, तो हर जगह हम लोग क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारी डिसीजेस को लेकर हम लोगों के अंदर क्या है, एडेप्टेशन है। ठीक है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशन में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से हम लोग लड़ सकते हैं। तो ऐसा सब क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, सेक्सुअली करते हैं। हम लोगों के अंदर भी लार्ज अमाउंट में क्या मौजूद है, वेरिएशन मौजूद है, और वही वेरिएशन हमारे भी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को क्या करता है, हमारे भी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेरियस कलर, शेप, सेंट हेल्प देम इन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली। ठीक है, तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो कलर को प्रोड्यूस करते हैं, परफ्यूम को प्रोड्यूस करते हैं, सेंट को प्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनकी क्या करता है, मदद करता है। सीधी सी बात है, किस में मदद करेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इवेंट होता है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन में ये इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन ये है कि पॉलिनेशन में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो हमने आपको खूब बताया कि फ्लावर क्यों है। हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था ना कि फ्लावर क्यों है। फ्लावर इसी वजह से है ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट किया जा सके, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि पॉलन ग्रेन का नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं था, कौन था, तो वहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट विंड था, तो प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन का क्या होता था, लॉस होता था। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर आ गया, पेटल्स आ गए, कलर्ड, परफ्यूम, सब सेंट उसमें मौजूद है, तो जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। और जब वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो इंसेक्ट क्योंकि ग्रीडी होता है, तो वो फ्लावर टू फ्लावर क्या करेगा, विजिट करेगा, और फ्लावर टू फ्लावर विजिट करेगा तो पॉलन ग्रेन का लॉस क्या होगा, कम होगा। तो बहुत बेसिक सी बात है कि फ्लावर अगर है तो फिर वो कलर, शेप, सेंट, परफ्यूम, ठीक है, कलर और शेप से वो इंसेक्ट को क्या करेगा, कलर से, शेप से, परफ्यूम से वो इंसेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, साथ ही साथ वो पॉलन के फॉर्म में, नेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, और साइट फॉर एग लेइंग के फॉर्म में वो क्या प्रोवाइड करता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करता है, ताकि पॉलिनेशन क्या हो सके, इंश्योर हो सके, और उसको लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना ना पड़े। ठीक है, तो इन सारी बातों को लेकर आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लावर्स आर, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन से है ना, तो ये बातें हमने इस वजह से लिखी है ना कि अगर कभी एग्जाम में स्टेटमेंट बनकर आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। कहते हैं फ्लावर जो होता है उनका अपना एक सोशल एस्पेक्ट भी होता है, रिलीजियस, बहुत सारे क्या कहते हैं हम लोग सेरेमनी में किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह की कल्चरल इवेंट्स में हम लोग फ्लावर का यूज़ करते हैं। हम लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हैप्पीनेस को, सैडनेस को, मॉर्न को, ठीक है, ग्रीफ को, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए, लव को, अफेक्शन को, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये लिखा जाए कि फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, सोशल, रिलीजियस, एस्थेटिक, कल्चरल वैल्यू, तो आप समझ जाना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब ये होता है कि हम लोगों को कोई चीज़ दिखने में जब बहुत अच्छा लगता है तो हमें एक पीस मिलता है तो उसे हम लोग एस्थेटिक कहते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत पहले से ह्यूमंस यूज देम फॉर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग लाइक लव, अफेक्शन, मॉर्न एक्सेट्रा। तो फ्लावर का इस्तेमाल ह्यूमन किस बात के लिए भी कर रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। अब है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी में ही सेकंड पेज में लिखा होगा फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या है, तो जब हम फ्लावर की फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग फार्मिंग का जो हमारा एम होता है वो फ्लावर को ग्रो कराना होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोड्यूस करना होता है, तो हम उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो फ्लावर फार्मिंग को हम लोग
फ्लोरिकल्चर कह देंगे। लेकिन आज की डेट में इसका स्कोप काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। स्कोप इस वजह से बढ़ गया है, हम लोगों ने फ्लोरिकल्चर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी क्या कर लिया है, कंसिडर कर लिया है। अगर हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी क्या कराते हैं, अगर हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स की भी फार्मिंग करते हैं तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये एक अलग बात है कि ऑर्नामेंटल प्लांट, मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट में जो क्या मौजूद होगा, फ्लावर्स ही मौजूद होंगे। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने अपीलिंग लीव्स की वजह से क्या होते हैं, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल होते हैं। तो फिर वो भी किस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने फ्लोरिकल्चर में कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बाकी आप बेसिकली फ्लोरिकल्चर का ये मतलब समझोगे कि जब हम लोग फ्लावर फार्मिंग करते हैं या फिर कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग और एंड ऑर्नामेंटल प्लांट, या तो हम फ्लावरिंग या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट की जब हम लोग कल्टीवेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए कि फ्लावर का क्या क्या, उसकी क्या कहते हैं, एस्थेटिक, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल वैल्यू है। और साथ ही साथ फ्लावर का इस्तेमाल जो होता है वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने में हमेशा से ह्यूमन कर रहा है। और फ्लोरिकल्चर का टेक्निकल मीनिंग क्या है, फ्लावर फार्मिंग, ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लावर। तो जैसे अभी हमने आपको जैसे फ्लावर के डायग्राम में बताया था तो उन बातों को हमने यहाँ पर लिखा है। अभी हमने फ्लावर के डायग्राम में बताया था ना कि फ्लावर एक कंडेंस शूट है, मॉडिफाइड शूट है, जहाँ नॉर्मल लीफ की जगह फ्लोरल अपेंडेजेस क्या होते हैं, अराइज होते हैं। तो वो बात हमने लिख दिया, ठीक है। इस बात को सबसे पहले किसने कहा, बताया था, बहुत अच्छे से किसने इस बात को एक्सप्लेन किया था, बताया था कि जो फ्लावर होता है वो अपने आप में मॉडिफाइड शूट होते हैं और उसमें जो नोड्स दूर दूर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से अच्छी खासी इंटर नोड्स नज़र आती है, तो वो इंटर नोड हाईली क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्लावर अपने आप में कंडेंस शूट होता है और नोड को ही हम लोग कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनीसियम कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होती है। तो इन सारी बातों को, फ्लावर को मॉडिफाइड शूट के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया, तो यहाँ पर नाम होता है अकॉर्डिंग टू, GOETHE। ये जो नाम है इसका प्रोनाउंसिएशन आपको बहुत जगह अलग अलग मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली समझ में आता है अकॉर्डिंग टू गोएथ, गोएथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आपको पता है इसका नाम एक्चुअल में गोएथ नहीं, ये गोएथ लिखा जरूर है लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है गर्टर, ठीक है। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन गर्टर। तो अगर कोई गर्टर कहता है, कोई गोएथ कहता है, और कहीं पर इसका प्रोनाउंसिएशन गेडी भी होता है तो या तो गेडी लिखा होगा, है ना, तो गेडी कह सकते हो, गर्टर कह सकते हो, गर्डा कह सकते हो, ठीक है। तो कहीं पर आपको गर्डा मिलेगा, कहीं पर गोएत मिलेगा, कहीं पर प्रोनाउंसिएशन गेडी मिलेगा, और आपको तो ये गोएत समझ में आ सकता है। तो ये सब इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो इसका एकदम राइट और एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है गर्डर, ठीक है, गर्टर। तो अकॉर्डिंग टू गर्टर, अकॉर्डिंग टू गर्डा या अकॉर्डिंग टू गर्डर, अकॉर्डिंग टू गेडी, तो अकॉर्डिंग टू गेडी फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। तो फ्लावर अपने आप में क्या है, मॉडिफाइड शूट है। तो वही है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इंटरनोड्स आर हाईली रिड्यूस्ड, कंडेंस्ड, वेयर वेजिटेटिव लीव्स रिप्लेस्ड बाय रिप्रोडक्टिव लीव्स, ठीक है, फ्लोरल अपेंडेजेस। अब रिप्रोडक्टिव लीव्स में प्रॉपर रिप्रोडक्टिव लीव्स कौन है, तो स्टमेन है, कार्पेल है। स्टमेन माइक्रोस्पोरोफिल, कार्पेल मेगास्पोरोफिल। कैसे वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो सब हमने आपको पहले ही इसी वजह से आपके दिमाग में एक फ्रेम डेवलप कर दिया है। स्टमेन में एंथर माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करता है, और फीमेल में जो कार्पेल के अंदर ओव्यूल है वो मेगास्पोर को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हम इस तरह से फ्लावर को कह सकते हैं शूट विथ लिमिटेड ग्रोथ कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने फ्लावर को दो वर्ल्ड में डिवाइड कर दिया। इसेंशियल, फ्लावर के चार वर्ल्ड को हमने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में क्या किया, डिवाइड किया। तो आपको पता है इसेंशियल वर्ल्ड कौन हो जाएंगे, तो एसेंशियल वर्ल्ड कौन हो जाएंगे, स्टमेन हो जाएगा, कार्पेल हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। और इस जो वर्ल्ड है तो स्टमेन के वर्ल्ड को हम क्या कहेंगे, एंड्रोसियम, एंड कार्पेल के वर्ल्ड को हम क्या कहेंगे, गाइनीसियम। इन्हें क्यों इसेंशियल वर्ल्ड हम कह रहे हैं, क्यों इन्हें एसेंशियल वर्ल्ड कह रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग है, ये मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग है। माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग इसमें एंथर है, और इसमें मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग कौन होता है, ओव्यूल होता है, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, ये जो गेडी हैं, गर्डर हैं, इन्होंने क्या किया, फ्लावर को मॉडिफाइड शूट कह के कितने फेमस हो गए। लेकिन अगर सोचो, अगर आप ही आज के टाइम पर, ठीक है, अगर आप ही आज के टाइम पर अगर ये बात इन्होंने नहीं कही होती, ठीक है, तो ये बात अगर इन्होंने नहीं कही होती तो कितनी आसानी से
इस बात को खुद आप ही कह सकते थे। कितनी आसानी से समझ में आता है कि फ्लावर अपने आप में क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, अब आप देखो ना, चाहे आप उसको वर्ल्ड के नज़रिए से देखो, चाहे आप उसमें नो एक्सिलरी बर्ड से जो ब्रांच निकल रही है उस नज़रिए से देखिए, हम कहते हैं वो सारा एस्पेक्ट छोड़िए, वो तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं, वो तो ऑब्जर्वेशन का टॉपिक है। एक बहुत बड़ा हमारे पास लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक देखो क्या है, मतलब हम आपको जानते हो क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने फेमस ये गर्डर है, ठीक है, जितने फेमस गर्टर हैं उतने ही फेमस तो आप हो सकते थे, वो भी बिना कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, सिर्फ एक लॉजिक बताकर। देखो कैसे, आप इनको भूल जाओ, सोचो आप ही कैसे कह सकते हो कि फ्लावर अपने आप में मॉडिफाइड शूट ही है, फ्लावर में जो कुछ मौजूद है वो लीव्स है। आपको पता है इस दुनिया में पहली बार जब लीफ आई थी तो वो फर्न में आई थी। ठीक है, और फर्न में जो लीफ आई थी, तो फर्न की लीफ ने क्या किया था, फर्न की लीफ ने फोटोसिंथेसिस का भी काम किया था, स्पोर प्रोडक्शन का भी काम किया था। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्न की लीफ को ऑब्जर्व करें तो वो स्पोर को भी प्रोड्यूस करता है ऐसे अपने रिप्रोडक्शन के टाइम पर, और ऐसे वो फोटोसिंथेटिक होता है। इससे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि प्लांट में जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, लीफ ही है। क्योंकि जब पहली बार लीफ बनी ना, तो आपको पता है पहले फर्स्ट ट्रू लीफ कहाँ पर आई, टेरिडोफाइट में, और लीफ ही किसको प्रोड्यूस कर रही थी, स्पोर को प्रोड्यूस कर रही थी। तो इससे ये कॉन्सेप्ट ही डेवलप हो जाता है कि स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट जो प्लांट के पास है वो कौन है, लीफ ही है। ठीक है, तो अगर वो लीफ है तो फिर इसका मतलब है कि टेरिडो के बाद जिम्नो में भी स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट लीफ होगा, एनजीओ में भी स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट लीफ होगा। ठीक है, अब आप देखो, ये तो हम लोगों को पता है ना कि स्टैमेन स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट है, कार्पेल स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट है। तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट ही फंड से जब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा कॉन्सेप्ट प्लस एनालिसिस ही ये कह रहा है कि स्टैमेन एंड कार्पेल क्योंकि स्पोर प्रोड्यूसिंग है, इसका मतलब वो लीफ है। और अगर स्टैमेन एंड कार्पेल लीफ है तो लीफ जिस एक्सिस पर होता है उस एक्सिस को हम लोग स्टेम कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि लीफ कहाँ पर मौजूद है, फ्लावर में मौजूद है, तो फ्लावर अपने आप में क्या होगा, स्टेम होगा, फ्लावर अपने आप में शूट होगा। ठीक है, तो हम लोग कितने आसानी से लॉजिक और आर्गुमेंट का इस्तेमाल करते हुए बहुत उसके रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट को, उसको स्पोर प्रोड्यूसिंग एस्पेक्ट को देखते हुए इस बात को खुद से प्रूव कर सकते थे कि फ्लावर अपने आप में क्या है, लीफ है। फिर भी इन्होंने बहुत काम किया और इन्होंने प्रूव किया कि फ्लावर अपने आप में मॉडिफाइड शूट है। फ्लोरिजन हार्मोन क्या करता है, फ्लोरिजन हार्मोन की, अब देखो चलो वो फ्लोरिजन हार्मोन वाली बात हमने आपको बता भी दी, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको और फील कराते हैं। एक्चुअल में क्या है, कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि थैलमस को फ्लावर का पार्ट माने कि ना माने। ठीक है, तभी हमने लिखा है हाउ डेयर टू थिंक अबाउट थैलमस, आगे हमने लिख दिया डैश डैश डैश। इसका मतलब है हाउ डेयर टू थिंक अबाउट थैलमस इज नॉट द पार्ट ऑफ फ्लावर। आप कैसे हिम्मत कर सकते हो ये सोचने की भी कि थैलमस फ्लावर का पार्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ये कंफ्यूजन ही कैसे डेवलप हो सकता है कि थैलमस फ्लावर का पार्ट नहीं है। आपको पता है थैलमस है क्या, हमने खूब आपको बताया कि थैलमस ही तो एक्चुअल में स्टेम है। ठीक है, तो आप थैलमस को फील करो कि स्टेम है, तो नोड्स कहाँ मौजूद है। जैसे सेपल पेटल क्या है, सेपल तो लीफ है, पेटल लीफ है, स्टेमेन लीफ है, कार्पेल लीफ है, तो लीफ अराइज कहाँ होगा, तो लीफ तो नोड में अराइज होगा ना, तो नोड कहाँ मौजूद होंगे, स्टेम में मौजूद होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि स्टेम कहाँ है, तो फ्लावर में स्टेम कौन है, तो फ्लावर में अगर हम लोग देखें तो स्टेम थैलमस ही तो है। तो फ्लावर के केस में जो स्टेम है वो एक्चुअल में कौन है, वो थैलमस है। ठीक है, तो थैलमस में ही फ्लोरल पार्ट, अब कैसे हमने इस बात को जाना कि थैलमस ही है, अब बताओ फ्लोरल पार्ट मतलब स्टेमेन कार्पेल किससे अटैच है, तो स्टेमेन कार्पेल किससे अटैच है, थैलमस से अटैच है। और स्टेमेन कार्पेल अगर थैलमस से अटैच है तो इसका मतलब है कि थैलमस ही क्या है, स्टेम है। ठीक है, स्टेमेन कार्पेल, स्टेमेन हो गया, कार्पेल हो गया, सेपेल हो गया, पेटल हो गया, ये लीफ है, और लीफ नोड से अटैच होता है, नोड पर मौजूद होता है। तो ये सब कहाँ मौजूद है, थैलमस में मौजूद है, थैलमस से अटैच है। तो ये बात तो हम लॉजिक से ही प्रूफ हो रहा है, क्योंकि अगर ये सारी लीफ, ठीक है, थैलमस से अटैच हैं तो इसका मतलब है कि थैलमस में क्या मौजूद होगा, नोड्स मौजूद होगा, और अगर थैलमस में नोड्स मौजूद है तो थैलमस क्या हो गया, तो थैलमस अपने आप में स्टेम हो गया। ठीक है, बस उसमें इंटर नोड्स क्या है, हाईली रिड्यूस है। तो इंटर नोड हाईली रिड्यूस होने की वजह से जो थैलमस है वो अपने आप में कंडेंस स्टेम हो गया। तो थैलमस अपने आप में कंडेंस स्टेम है। ठीक है, और थैलमस अपने आप में कंडेंस स्टेम है। अब इस कंडेंस स्टेम और फ्लोरल अपेंडेजेस को मिलाकर हम इसको कह सकते हैं कंडेंस शूट, तो हम इसको कह सकते हैं फ्लावर। तो फ्लावर मींस कंडेंस शूट, और कंडेंस शूट में कौन कौन आ गया, कंडेंस स्टेम प्लस फ्लोरल अपेंडेजेस। कंडेंस स्टेम ही तो अपने आप में क्या है, थैलमस है,
और फ्लोरल अपेंडेजेस का मतलब फ्लोरल लीव्स हैं, वो सेपल हैं, पेटल्स हैं, स्टमन है एंड कार्पेल है। तो फ्लावर में अब आपको समझ में आ गया कि फ्लावर में एक्चुअल में क्या है। तो फ्लावर में तो मेन तो स्टेम ही होगा ना, तो और स्टेम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, थैलमस, और थैलमस में ही नोड्स है और उसी नोड से सेपल पेटल है। तो क्या हम ये सोचने की हिम्मत भी कर सकते हैं कि थैलमस फ्लावर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि थैलमस प्रॉपर किसका पार्ट है, तो थैलमस प्रॉपर किसका पार्ट है, फ्लावर का ही पार्ट है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आप इसको इमेजिन कैसे करते हैं, तो देखो इसको इमेजिन ऐसे करो, सोचो थोड़ी देर के लिए ये सब हटा दो, ठीक है। सोचो ये अपने आप में एक बड था, इसको आप ऐसे करके राउंडेड कर दो, तो इसको बंद करके इसको हटा दो, इसको राउंडेड करके बड कर दो। अब वो जो बड है वो बड मेरिस्टेम है, ठीक है। अब उसी बड मेरिस्टेम में कौन सा हार्मोन आया, फ्लोरिजन हार्मोन आया, और इसने इस बड मेरिस्टेम को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि थोड़ा सा ये बड क्या होने लगा, ग्रो करने लगा, और थोड़ा सा ग्रो करके इसने क्या बनाया, स्टॉक बनाया। और फिर बड का वो जो ऊपर वाला पोर्शन है, एपिकल पोर्शन ऑफ बड, ठीक है। तो बड का या मेरिस्टेम का जो एपिकल पार्ट है, उसने बढ़ने की क्या की, उसने बढ़ने की कोशिश की, ठीक है। तो उसने बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसने जब बढ़ने की कोशिश की तो वो बहुत नहीं बढ़ पाया, ठीक है। वो कैसा रह गया, कंडेंस रह गया। लेकिन आपको पता है उसने थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश की, तो थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश की तो वो फूल गया, ठीक है। तो बड का एपिकल पार्ट, मेरिस्टेम का एपिकल पार्ट थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो क्या हो गया, नहीं बढ़ पाया, वो क्या हो गया, फूल गया। अगर आप लोग बहुत इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट स्टूडेंट की तरह सोच सकते हो, तो हम एक जगह आपको ले जाते हैं, लिंक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है, और ना ही हम प्रॉपर इस बात को कह रहे हैं, बस हम आपको रिलेट कर रहे हैं ताकि आपको और फील हो। अगर आपको हमने अभी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कॉर में पढ़ाया था, आपको याद है कॉर में, ठीक है, कॉर में वर्टिकली ग्रो करता है, ठीक है, और उसमें सर्कुलर क्या होते हैं, नोट्स होते हैं, पढ़ाया था कॉर्म, ठीक है। आपने मॉर्फोलॉजी में कॉर्म पढ़ा होगा, कॉर्म वाई ट्यूबर, कॉर्म राइजोमल, कॉर्म पढ़ा है, ठीक है। तो अगर देखो हम आपसे कह रहे हैं, हम आपको सिर्फ रिलेट कर रहे हैं ताकि आपके अंदर थैलमस को लेकर एक फीलिंग डेवलप हो। तो कहीं ना कहीं ये जो थैलमस है, अगर आप सोचो तो ये कुछ हद तक किसके जैसा है, कुछ मतलब दिखने में या फिर पेरिफेरी में किसके जैसा है, बल्ब जैसा है। तो जैसे बल्ब को आप देखते थे, बल्ब अपने आप में कंडेंस होता था, उसमें सर्कुलर नोड्स होते थे, ठीक है। तो ऐसे ही ये वही है, इसका स्टेम ने बढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बढ़ नहीं पाया। तो इसका ये वाला पोर्शन जो है, इसने इलोंगेट होने की कोशिश की, लेकिन बहुत इलोंगेट नहीं हो पाया। अब सोचो अगर ये पोर्शन कंडेंस है, ठीक है, फूला हुआ पोर्शन है, तो ये देखो ये एक नोड होगा, फिर उसके बाहर की तरफ एक और नोड होगा, फिर उसके बाहर की तरफ एक और नोड होगा, फिर उसके बाहर की तरफ एक और नोड होगा। तो एक नोड जो होगा वो सबसे नीचे होगा, एक नोड सबसे ऊपर होगा, ठीक है, या फिर एक नोड सबसे अंदर होगा और एक नोड सबसे बाहर होगा, ठीक है। मतलब अगर आप इमेजिन करना चाहो ना, तो इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। अब इसी को आप क्या कर दो, ये तो हमने बोर्ड में बनाया है, इसी को आप ऐसे वर्टिकल कर दो। तो ये जो हॉरिजॉन्टल बनाया है, इसको बोर्ड से बाहर निकालो, इसको वर्टिकल कर दो। तो ये देखो ये एक नोड है, फिर उसके नीचे ये सेकंड नोड है, तो ये फर्स्ट नोड हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको फर्स्ट नोड मान लो, ठीक है, इसको सेकंड मान लो, इसे थर्ड मान लो, इसे फोर्थ मान लो, या इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आउटर टू इनर, ठीक है। आउटर इनर का है तो सबसे अच्छा है, ये इनर मोस्ट हो जाएगा, ये आउटर मोस्ट हो जाएगा। तो इसको बाहर निकालो और यूं कर दो, और इसको पकड़ के क्या कर दो, थोड़ा सा खींच दो, बहुत हल्का सा खींचो, ठीक है। तो बहुत हल्का सा खींचोगे तो अब देखो ये वाला नोड क्या हो जाएगा, इनर मोस्ट, वो यहाँ रह जाएगा। ये वाला नोड क्या है, ये वाला पॉइंट है, ये थर्ड, ये वाला नोड, ये वाला पॉइंट है, और आउटर मोस्ट नोड ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो आपको पता है कि हर तरफ, चारों तरफ, तो अब यहाँ पर पता है, यहाँ पर यहाँ से भी सेपल, यहाँ से भी सेपल, यहाँ से भी सेपल, यहाँ पे यहाँ से भी पेटल, ठीक है। अगर हम आपको और तो अब सोचो यहाँ से हमने ये सेपल बना दिया, ये सेपल बना दिया, ये सेपल बना दिया, ये सेपल, ये सेपल, ठीक है। अब फिर अगर हम बात करें, ये देखो हमने यहाँ से ये क्या बना दिया, ये पेटल, ये पेटल, ये पेटल,
और इस तरह से हमने क्या बना दिए, पेटल बना दिए। ठीक है, अब सोचो इसी को डायग्राम को ऐसे निकालो बोर्ड से और इसको हॉरिजॉन्टल कर दो। ठीक है, और जैसे ही निकाल कर इसको हॉरिजॉन्टल करोगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ना, आपको बाहर क्या नजर आएगा, सेपल, फिर और पेटल, फिर स्टैमेन, और फिर क्या नजर आएगा, आपको कार्पेल नजर आएगा। ठीक है, और उसको अगर आप नीचे से देखोगे तो वो जो फूला हुआ पार्ट जहाँ पर ये सब लगे हुए हैं तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तो ये जो सर्कुलर आपको इस तरह से नोड्स नजर आ रहे हैं वो सब आपको किस में नजर आएगा, थैलमस में नजर आएगा। ठीक है, तो अब आपको फीलिंग डेवलप हो गई होगी ना कि जो मेरिस्टेम होता है, तो मेरिस्टेम जो होता है उसका जो ऊपरी पोर्शन है वो फूल जाता है। ठीक है, फूल जाता है, ठीक वैसे ही फूलता है जैसे कॉर्म फूलता है। ठीक है, और वो ग्रो नहीं कर पाता है, मतलब कैसा रह जाता है, कंडेंस रह जाता है, उसके इंटर नोड बहुत ही क्या रह जाते हैं, रिड्यूस रह जाते हैं। ठीक है, और आउटर मोस्ट नोड और इनर मोस्ट नोड, ठीक है, आउटर मोस्ट नोड और इनर मोस्ट नोड तक कितने नोड आ जाते हैं, 4 नोड आ जाते हैं। उन्हें ही हम फोर वर्ल्ड कहते हैं। क्यों वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि एक ही नोड पे कई एक से ज्यादा या दो से ज्यादा लीव्स अरेंज रहती हैं। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से ये हमने किया है। देखो अब इस सर्कुलर को अगर हम प्रॉपर पूरा इस तरह से देखें, टीएस बोर्ड इस तरह से देखेंगे तो ये नजर आएगा। अगर हम यूं देखेंगे तो अगर हम उसको इस तरह से देखेंगे, उसका लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स नजर आएंगे। लेकिन अगर उसका हम टीएस देखेंगे ऐसे बोर्ड को निकाल कर, अगर हम फ्लावर को ऐसे देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। ठीक है, तो अब आपको फील होने लगा होगा कि थैलमस एक्चुअल में क्या है, नोड्स क्या होते हैं, वर्ल्ड्स क्या होते हैं, और ये कैसे फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज होते हैं। ठीक है, तो आप देखो हमने तो कुछ गर्टर को नहीं पढ़ा, हमने तो कुछ गर्डा को नहीं पढ़ा, गेडी को हमने जाना भी नहीं, और फिर भी हम लोग किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रॉपर फ्लावर को एक्सप्लेन कर रहे हैं खुद अपने नजरिए से। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर। ठीक है, इस तरह से थैलमस क्या है, फ्लैटेंड है, स्वेलन है, और क्या है, कंडेंस स्टेम है। ठीक है, तो फिर हाउ डेयर टू थिंक अबाउट थैलमस इज नॉट द पार्ट ऑफ फ्लावर, कैसे हिम्मत कर सकते हो ये सोचने की कि थैलमस फ्लावर का पार्ट नहीं है। तो थैलमस प्रॉपर फ्लावर का पार्ट है, थैलमस ये एक्चुअल में स्टेम है। ठीक है, अगर हम आपसे क्वेश्चन कहेंगे आउटर मोस्ट नोड कौन है तो आप समझ जाओगे ना। अब हमने आपको इमेजिन कर दिया आउटर मोस्ट कौन होगा, इनर मोस्ट कौन होगा, क्लियर है। तो आउटर मोस्ट नोड क्लियर हो गया। अगर हम आपसे कहें सुपीरियर कौन है तो फिर अब एक्चुअल में क्या है, ये जो थैलमस होता है ना ये डोम शेप हो जाता है। ये कैसा है, ये लगभग डोम शेप्ड है। तो ये देखो ये डोम शेप हो गया, ये कुछ इस तरह से हो जाता है मोस्टली, हमेशा नहीं, क्योंकि देखो ओवरी सुपीरियर भी होती है, ओवरी इन्फीरियर भी होती है ना। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर में जैसे आपको सुपीरियर ओवरी मिलती है। आपके सिलेबस में मॉर्फोलॉजी में जितनी भी फैमिलीज हैं सब क्या है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, तो जहां पर भी सुपीरियर ओवरी है ना तो ओवरी की पोजीशन क्या होती है, सबसे ऊपर की तरफ। तो ये जो थैलमस है ये बिल्कुल फ्लैट नहीं होकर ये कैसा हो जाता है, डोम शेप हो जाता है। तो डोम शेप हो जाएगा तो ये देखो आउटर मोस्ट वर्ल्ड तो ये है, ठीक है, तो ये वाला सबसे नीचे चला जाएगा, और इनर मोस्ट वर्ल्ड जो है तो इनर मोस्ट वर्ल्ड सबसे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आप इसको इनर मोस्ट वर्ल्ड भी कह सकते हो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, सबसे सुपीरियर नोड कह सकते हो। तो इसी वजह से ओवरी कैसी हो जाती है, सुपीरियर, और बाकी फ्लोरल पार्ट ओवरी से क्या हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। इसी कंडीशन को हम लोग कौन सी कंडीशन कहते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आपके सिलेबस में ब्रेसिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, ठीक है, यहाँ तक कि आपने अगर पोएसी भी पढ़ रखा होगा तो सब में ओवरी क्या होती है, सुपीरियर होती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना कि ये कैसा है, डोम शेप है। तो चाहे अगर आपसे एग्जामिनर आउटर मोस्ट नोड पूछे या फिर सुपीरियर नोड पूछे तो आप लोग बड़ी आसानी से, या फिर इन्फीरियर नोड पूछे या फिर इनर मोस्ट नोड पूछेगा तो आप लोग बता ले जाओगे। और नोड में हमें जवाब क्या देना है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। एंड देखो यहाँ पर हमने कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनीसियम लिखा है, यहाँ पर हमने सेपल पेटल नहीं लिखा है। ठीक है, ये है सेपल, ये है पेटल, ये है स्टैमेन और ये है कार्पेल, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनीसियम। ठीक है, अब आपको प्रॉपर फीलिंग आ गई होगी फ्लावर को लेके, हर बात को लेकर। इसेंशियल वर्ल्ड कौन होता है, नॉन इसेंशियल वर्ल्ड क्या होता है, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन। तो फ्लावर फॉर्मेशन की मैकेनिज्म हमने आपको बता दिया। इसमें एक बात और बताते हैं, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले एनसीईआरटी ने कहा है कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। इसका ये मतलब है कि एक्चुअल फ्लावर को देखे जाने से पहले, बहुत पहले ही इस बात का डिसीजन हो चुका होता है कि प्लांट में फ्लावरिंग होने वाली है। ठीक है, much before the actual flower is seen the decision that plant is going to flower has already taken place। ठीक है, होता क्या है, देखो होता ये है
क्यों उन्होंने ऐसा लिखा? उन्होंने ऐसा इस वजह से लिखा कि जैसे मान लेते हैं कि एक्सिलरी बड से फ्लावर बन रहा है, ठीक है, तो हमको तो दिख रहा है कि वो एक्सिलरी बड है, लेकिन अगर वहां पर फ्लावर बनना है तो फ्लावर दिखने से बहुत पहले ही एक्चुअल में बड के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो चुके होते हैं। और बड में जानते हो किस तरह के चेंजेस हो जाते हैं कि जो बड का नॉर्मल मेरिस्टेम है वो नॉर्मल ना होकर क्या हो चुका होता है, फ्लोरल मेरिस्टेम हो चुका होता है। वो हमें तो नजर आता है एक सिंपल बड, लेकिन उसके अंदर मतलब फ्लावर देखे जाने से पहले ही बड स्टेज में ही उसमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि उसके अंदर जो मौजूद मेरिस्टेम है वो किसकी तरह बिहेव करने लगे, फ्लोरल मेरिस्टेम की तरह बिहेव करने लगे। ठीक है, तो एक हार्मोन बना फ्लोरिजन, और फ्लोरिजन हार्मोन कहाँ पर आया, बड में मौजूद, बड में आया। ठीक है, और जैसे ही वो बड में आया और बड में आने के बाद बड के अंदर जो मौजूद मेरिस्टेम है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोरल मेरिस्टेम में। ठीक है, तो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया तो फिर फ्लोरल प्राइमोर्डिया बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया क्या है? अब यहाँ पर हमें एक वर्ड कंफ्यूज करेगा, प्राइमोर्डिया। तो जैसे ही हम लोग प्राइमोर्डिया की बात करेंगे ना, तो आपको सोचना होगा, वो बात हमने आगे स्लाइड में लिखी होगी, आपको सोचना होगा प्लांट एनाटॉमी। तो जब हमने आपको प्लांट एनाटॉमी पढ़ाई होगी या आपने खुद पढ़ा होगा, तो प्लांट एनाटॉमी में हमने आपको प्राइमोर्डियम का मतलब बताया होगा, इनिशियल का मतलब बताया होगा, ठीक है, प्रायर स्टेज बताई होगी। तो देखो क्या है, ये जो भी मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है ना, तो उन्हीं मेरिस्टेमेटिक लेयर को आप प्राइमोर्डियम कह सकते हो। जैसे आपको याद है डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम, ठीक है, तो ये भी अपने आप में प्राइमोर्डियम होते हैं। प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टम, ये भी अपने आप में प्राइमोर्डियम। ये हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको याद आए तो, नहीं याद आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे प्रोटोडर्म एपिडर्मिस को बनाता है, ठीक है, तो प्रोटोडर्म अगर एपिडर्मिस को बनाता है, एपिडर्मिस एक परमानेंट लेयर है और प्रोटोडर्म वो मेरिस्टेमेटिक लेयर है जो एपिडर्मिस को बनाएगा। तो प्रोटोडर्म को हम क्या कह सकते हैं, एपिडर्मिस का प्राइमोर्डियम बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोडर्म क्या है, तो प्रोटोडर्म को हम इनिशियल ऑफ एपिडर्मिस बोल सकते हैं, एपिडर्मिस इनिशियल बोल सकते हैं, प्राइमोर्डिया ऑफ एपिडर्मिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो प्राइमोर्डिया वर्ड होता है, तो प्राइमोर्डिया का मतलब आप समझना कि उसका मेरिस्टेमेटिक फेज। तो जब मेरिस्टेमेटिक फेज में कोई बात रहती है, कोई स्ट्रक्चर रहती है, तो उसको हम परमानेंट का प्राइमोर्डिया कहते हैं। जैसे फ्लावर बनने वाला है, तो फ्लावर एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, तो फ्लावर को बनाने वाली जितने भी मेरिस्टेमेटिक पार्ट होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे फ्लोरल प्राइमोर्डिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड के अंदर मौजूद जो मेरिस्टेम है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर बड के अंदर मौजूद फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम यही बात बोलेंगे ना कि बड में क्या डेवलप हो गया है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप हो गए हैं। ठीक है, और बड में इस तरह के चेंजेस हो गए हैं कि फ्लोरल प्राइमोर्डिया का मतलब फ्लोरल मेरिस्टेम ही आप समझना। अब देखो एक और बात, इन्होंने यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रखा है कि पहले इन्फ्लोरेसेंस बनेगा फिर फ्लावर बनेगा। ये बात हमें कंफ्यूज करता है। दरअसल क्या है, देखो क्या होता है कि अगर ये लीफ है, लीफ के पास ये क्या है, बड है, तो आपको पता है इस बड से क्या बन सकता है, इस बड से कोई एक फ्लावर भी बन सकता है। इस बड से क्या बन सकता है, तो इस बड से कोई एक फ्लावर भी बन सकता है, या फिर इसी बड से क्या बन सकते हैं, तो इसी बड से सेवरल फ्लावर्स बन सकते हैं। मतलब ये बड जो है वो अकेला फ्लावर, सॉलिटरी फ्लावर भी बना सकता है, या फिर इन्फ्लोरेसेंस भी बना सकता है, बहुत सारे फ्लावर बना सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अब अगर ये एक फ्लावर को बनाएगा तो हम यही कहेंगे कि जो मेरिस्टेम बड में मौजूद होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरिजन हार्मोन की वजह से, और उसका जो एपिकल पार्ट है वो स्वेलन हो जाएगा, और स्वेलन होने के बाद वो थैलमस बना देगा, और उसमें क्या अराइज हो जाएंगे, फ्लावर्स, मतलब फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज हो जाएंगे, तो फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से इन्फ्लोरेसेंस बनना है तो फिर हम कहेंगे, हम इस तरह से कहेंगे कि ये बड में क्या बन गया है, फ्लोरल मेरिस्टेम बन गया है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया बन गया है। और फ्लोरल प्राइमोर्डिया के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो फ्लोरल प्राइमोर्डिया को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको वहां पर क्या मिल जाएगा, तो वहां पर हमको प्रॉपर बहुत सारी छोटी छोटी क्या नजर आने लगेंगी, बड्स नजर आने लगेंगी। ठीक है, और वो बड्स एक्चुअल में फ्यूचर क्या होंगे, फ्लोरेट्स होंगे। ठीक है, और फ्यूचर फ्लोरेट्स होने का मतलब है कि वही बड बहुत सारे फ्लावर को बनाने का प्रिकर्सर होगा, और वो जाकर क्या बना देंगे, इन्फ्लोरेसेंस बना देगा। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो फिर से समझो, फिर से समझिए। ये जो बड है, पहले हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं उस बात को समझो। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं
देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने जो पहले इसको लिख पढ़ते हैं, पहले प्रॉपर एक फ्लावर बनने की बात क्या होती है, मेरिस्टेम इन बड। बड में जो मेरिस्टेम मौजूद होगा, चाहे वो एपिकल हो एक्सिलरी हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम में। ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम को किसने कन्वर्ट किया, फ्लोरोजन हार्मोन ने। एपिकल पार्ट ऑफ द मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का जो इसी मेरिस्टेम में मौजूद जो एपिकल पार्ट है वही क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और फूल कर क्या बना लेगा, थैलमस बना लेगा। एपिकल पार्ट ऑफ मेरिस्टेम गेट्स स्विलन फॉर्मिंग थैलमस। ठीक है, ऑन विच नोट्स आर प्रेजेंट, थैलमस में नोट्स मौजूद होंगे, और नोट्स में क्या निकल आएगा, लीव्स निकल आ जाएंगी, फ्लोरल अपेंडेजेस आर अरेस्ड। ये तो हमने नॉर्मली वही कॉन्सेप्ट लिखा है जो हमने आपको बताया। अब आपकी एनसीईआरटी में जो इन्होंने लिखा है इन्फ्लोरेसेंस, अब हमने लिखा है इफ इन्फ्लोरेसेंस, अगर इन्फ्लोरेसेंस एक फ्लावर निकलता तो वो कहानी है, लेकिन अगर इन्फ्लोरेसेंस बनेगा, कई सारे फ्लावर बनेंगे, तो क्या कहानी है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, तो फिर कुछ सीक्वेंस नहीं है, अभी भी मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरल मेरिस्टेम, और वो हमने तुम्हें बता दिया कि फ्लोरल मेरिस्टेम को ही हम फ्लोरल प्राइमोर्डियम कह सकते हैं। यहाँ पर हमने आपसे फिर से सोचने वाला साइन बनाया है, हैबरलैंड, हैंस्टीन, टू थिंक। हमने कहा हैबरलैंड और हैंस्टीन को सोचो, इसका मतलब जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो ना, तो उन्होंने प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम, प्लीरोम, ये सारी जो लेयर्स बनाई है ना मेरिस्टेमेटिक लेयर, ठीक है, तो वो परमानेंट का प्राइमोर्डियम ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरल मेरिस्टेम है वो फ्लावर का प्राइमोर्डियम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फ्लावर के प्राइमोर्डियम से, अब देखो यहाँ पर भूल जाओ, फ्लावर के प्राइमोर्डियम से या तो एक फ्लावर बनेगा और या फिर कई सारे फ्लावर बनेंगे। तो फ्लावर के प्राइमोर्डियम से जब कई सारे फ्लावर बनेंगे तो हम सीधे क्या लिख देंगे, इन्फ्लोरेसेंस बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि कह दो कि इन्फ्लोरेसेंस बनेगा और फिर इन्फ्लोरेसेंस के बाद क्या हो जाएंगे, फ्लावर्स हैं। तो ये चीज हमें कंफ्यूज करता है कि इन्फ्लोरेंस पहले फ्लावर्स आने चाहिए फिर उसका अरेंजमेंट आना चाहिए। तो देखो ऐसा नहीं है, दरअसल जब कई सारे फ्लावर्स बनने हैं तो कई सारे फ्लावर्स का प्रिकर्सर भी पहले ही बन जाता है, और कई सारे फ्लावर के प्रिकर्सर को ही हम लोग क्या कह देंगे, फ्लोरल प्राइमोर्डियम कह देंगे या इन्फ्लोरेसेंस प्राइमोर्डियम कह देंगे। तो इसको इन्होंने इन्फ्लोरेसेंस लिख दिया है। और इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या हो जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब एक स्टेम के एक्सिस में बहुत सारे फ्लावर निकल आते हैं, ठीक है, तो अगर एक स्टेम की एक्सिस में, जैसे एक स्टेम की एक्सिस में ये फ्लावर निकल आया, ये फ्लावर निकल आया, ये फ्लावर निकल आया, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, सोचो ये हमने बना दी एक्सिलरी बड, तो ये हमने एक्सिलरी बड से ये देखो क्या बना दिया, इन्फ्लोरेसेंस बना दिया। ठीक है, कई सारे 1 2 3 4 इतने सारे फ्लावर बना दिए। ठीक है, तो आपको पता है इस इन्फ्लोरेसेंस को आप दो जगह एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्लावर बनने के बाद भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग बड स्टेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि जानते हो अब इसका प्रिकर्सर जो रहा होगा, तो देखो इसका जो प्रिकर्सर होगा, अब इन सब का अगर हम प्रिकर्सर बना दें तो ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये देखिए ये 1 2 3 4, ये हमने उसका प्रिकर्सर बनाया, मतलब अभी फ्लावर डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, और इसकी अगर हम प्रायर स्टेज बनाएं, तो और इसकी अगर हम प्रायर स्टेज बनाएं तो वो इस तरह से बन जाएगी, और इसकी प्रायर स्टेज बनाएं तो वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो, ये इसका और प्रायर स्टेज, और इसकी प्रायर स्टेज में जाएं तो और इसकी प्रायर स्टेज में जाएंगे तो ये देखो यहीं पर आपको नजर आ जाएगा कितना इसको हमने कंडेंस कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इन्फ्लोरेसेंस बनाएगा, तो अगर ये इन्फ्लोरेसेंस बनाएगा तो इसमें कई सारी छोटी छोटी बड का जो पैटर्न है वो भी हमें किसका आइडिया दे देगा, वो भी हमें इन्फ्लोरेसेंस का आइडिया दे देगा। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें इन्फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन करना है तो इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग बड स्टेज में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को इन्फ्लोरेसेंस कहते हो। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन स्टेम एक्सिस, यहाँ तक कि आप इन्फ्लोरेसेंस को इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स को भी आप क्या कह सकते हो, इन्फ्लोरेसेंस कह सकते हो। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स, तो देखो विच बियर फ्लोरल बड्स, और फ्लोरल बड्स
इन्फ्लोरेसेंस लिखा है, फिर इन्फ्लोरेसेंस में हमने लिखा है विच बियर फ्लोरल बड्स, फिर यहाँ पर हमने कहा है कि आप सोचना डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस। तो जानते हो यहाँ पर हमने डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस की बात क्यों कही है? डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस की बात हमने इस वजह से की है ताकि आप इन्फ्लोरेसेंस को दोनों ही स्टेज में एक्सप्लेन करो। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर भी इन्फ्लोरेसेंस है और अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड भी क्या है? इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, अब देखो जितनी बातें हमने पढ़ाई उसको अपने दिमाग से क्या करो, निकाल दो। ठीक है, सब भूल जाओ और बहुत आराम से प्रॉपर अब आप फिर से अपने आप को उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करो। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि शायद आप यहाँ पर क्या कहते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो कंडीशंस है आपके पास। पहली कंडीशन, अगर हमें एक फ्लावर बनाना है तो क्या होगा? बड होगा, बड में मेरिस्टेम होगा, वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा, एक फ्लावर बन जाएगा कंप्लीट। अगर कई सारे फ्लावर आने मतलब इन्फ्लोरेसेंस आने हैं तो बड होगा, बड में जो मेरिस्टेम होगा वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फ्लोरल मेरिस्टेम है वो कई सारे क्या बना देंगे? फ्लोरल बड्स बना देंगे। ठीक है, वो कई सारे फ्लोरल बड्स हैं। ठीक है, और कई सारे फ्लोरल बड्स का मतलब भी क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स भी इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो अगर अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स भी इन्फ्लोरेसेंस होता है तो इन्फ्लोरेसेंस को हम यहीं पर लिख सकते हैं। तो जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, तो फ्लोरल मेरिस्टेम को देखकर ही हमको क्या नजर आ जाएगा? इन्फ्लोरेसेंस नजर आ जाएगा। और उस इन्फ्लोरेसेंस में कई सारे क्या होंगे? फ्लोरल बड्स होंगे और यही फ्लोरल बड्स आगे किस में डेवलप कर जाएंगे? फ्लावर्स में डेवलप हो जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस बात को हमने एक्सप्लेन किया कि कहीं आपको ये कंफ्यूजन डेवलप ना हो कि पहले फ्लावर आना चाहिए फिर इन्फ्लोरेसेंस आना चाहिए। तो बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दरअसल इन्फ्लोरेसेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स भी है और अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स भी है। ठीक है, तो इस वजह से फ्लोरल प्राइमोर्डियम, और हमने देखो पहले लिख दिया इफ इन्फ्लोरेसेंस, अगर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होना है तो फ्लोरल प्राइमोर्डियम का मतलब ही क्या हो जाएगा? फ्लोरल प्राइमोर्डियम को देखकर ही, बड्स के अरेंजमेंट को देखकर ही हम किसको बता लेंगे? इन्फ्लोरेसेंस को। और इन्फ्लोरेसेंस में हमने लिख दिया है विच बियर फ्लोरल बड्स, कई सारे बड्स को बियर करेगा, अरेंजमेंट ऑफ बड्स भी क्या हो जाएगा? इन्फ्लोरेसेंस हो जाएगा और सारे बड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से इन्फ्लोरेसेंस को हमने कहा है डिफाइन करो। आपको पता है इन्फ्लोरेसेंस को हम दोनों तरह से डिफाइन करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम एक्सिस एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स, दोनों ही तरह से इन्फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर वही बात हमने लिखा है मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, है ना। एक्चुअल फ्लावर को देखने से पहले ही क्या कहते हैं फ्लावर बनने वाला है, उस बात का डिसीजन बहुत पहले हो चुका होता है। तो यहाँ पर बहुत पहले का मतलब है कि बड स्टेज में ही हो चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ टर्म्स हैं और वो टर्म्स क्या हैं? अगर हम बात करें कंप्लीट फ्लावर, तो कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है कि अगर सारे वल्स मौजूद है जैसे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनिसियम, तो उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। अगर एनी वन ऑफ द वर्ल्ड इज मिसिंग, इफ एनी वन ऑफ द वर्ल्ड इज मिसिंग, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। परफेक्ट फ्लावर को आप ध्यान रखना कि हम लोग बाइसेक्सुअल से कनेक्ट करते हैं। अगर एंड्रोसियम गाइनिसियम दोनों मौजूद है तो उसको हम लोग परफेक्ट फ्लावर कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, मोनोक्लाइनी कंडीशन कहेंगे, मोनोक्लाइनस कहते हैं, सिनोसियस कंडीशन कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है या तो स्टामिनेट या तो पिस्सिलेट, ठीक है, तो उस कंडीशन को डाइक्लाइनी कहते हैं। ठीक है, डाइक्लाइनस कंडीशन कहते हैं और फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। अब परफेक्ट और इम्परफेक्ट में एक इंपॉर्टेंट बात, परफेक्ट में है एंड्रोसियम और गाइनिसियम दोनों होने चाहिए, इसमें या तो एंड्रोसियम या तो गाइनिसियम होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही केस में एक बात कॉमन है कि दोनों ही केस में जो नॉन एसेंशियल वर्ल है वो होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें परफेक्ट फ्लावर, अगर सिर्फ एंड्रोसियम गाइनिसियम दोनों ही मौजूद है और कैलेक्स कोरोला में कोई भी पार्ट मिसिंग है, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट कहेंगे। तो वही हमने लिखा है इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव सेपल और पेटल, तो सेपल पेटल हो चाहे ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड्रोसियम प्लस गाइनिसियम अगर अकेले भी मौजूद है तब भी परफेक्ट, कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम गाइनिसियम मौजूद है तब भी परफेक्ट। ठीक है, अगर सिर्फ एंड्रोसियम मौजूद है तो इम्परफेक्ट फ्लावर, भले ही कैलेक्स कोरोला हो चाहे ना हो। अगर कैलेक्स कोरोला के साथ सिर्फ एंड्रोसियम है या सिर्फ गाइनिसियम है तब भी हम उसे क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट फ्लावर। इसको हम डाइक्लाइनी, डाइक्लाइनस बोलेंगे। ये टर्म आप ध्यान रखना, आगे कई जगह यूज होंगे। ठीक है,
तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जल्दी जल्दी बताओ, कंप्लीट फ्लावर आपको समझ में आ गया है? अच्छा, कंप्लीट और इनकम्प्लीट को तो हम लोगों ने वर्ल्ड से कनेक्ट किया है, ठीक है, और परफेक्ट और इम्परफेक्ट को हम लोगों ने एंड्रोसियम और गाइनीसियम के साथ कनेक्ट किया है। इंपॉर्टेंट बात वो ध्यान रखनी है कि वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कैलेक्स और कोरोला का होना। हर्माफ्रोडाइट, मोनोक्लाइनस, सिनोसियस, डाइक्लिनस कंडीशन क्या होती है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अगर इन्फ्लोरेसेंस बनना होता है तो पहले क्या होगा, तो सबसे पहले मेरिस्टेम हो जाएगा, वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा। फ्लोरल मेरिस्टेम को ही आप फ्लोरल प्राइमोर्डिया कह सकते हो। किस बेसिस पर फ्लोरल प्राइमोर्डिया का? फिर आपको इन्फ्लोरेसेंस नजर आने लगेगा, और फिर इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि आपको क्या नजर आने लगेंगी, बहुत सारी फ्लोरल बड्स का एक फिक्स अरेंजमेंट नजर आने लगेगा, और इस तरह से आपको फ्लावर्स अरेंज नजर आने लगेंगे। डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस, क्यों हमने ये बात लिखी है, क्योंकि इससे पता लगता है हम इन्फ्लोरेसेंस को फ्लोरल बड स्टेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात प्रूव हो रहा है, जब हम लोग इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स भी पढ़ते हैं। तो और ये बात देखो प्रूव भी हो रही है कि इन्होंने इन्फ्लोरेसेंस लिखा है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम के बाद इन्फ्लोरेसेंस लिखा है, इसका मतलब है कि बड स्टेज में ही हम लोग इन्फ्लोरेसेंस को, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स को बता सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में फ्लावर्स बन जाएगा। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन वाली बात आपको समझ में आ गई। ये तो बहुत आसान सी बात है, यही सबसे मेन बात है, ठीक है, कि सबसे पहले फ्लोरिजन आ जाएगा, फिर मेरिस्टम का पार्ट फूल जाएगा, वो थैलमस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी थैलमस में आपको नोड्स नजर आएंगे, और उन्हीं नोड से क्या अराइज हो जाएंगे, फ्लोरल अपेंडेजेस। ये हमने आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन, अगर आप थैलमस को यूं देख रहे हो या फिर इस तरह से साइड से देख रहे हो, किस तरह से नजर आएगा, ओवरी क्यों ऊपर पहुंच जाती है, सेपल क्यों सबसे नीचे पहुंच जाता है, ठीक है, कार्पेल सबसे ऊपर, सेपल सबसे नीचे क्यों पहुंच जाता है। कॉर्म के साथ हमने आपसे कहा है कि इस बात को इमेजिन करो आउटर मोस्ट सुपीरियर, ये कोई भी पूछेगा आप बता लग जाओगे। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि थैलमस फ्लावर का पार्ट है या फिर नहीं है। फ्लावर अपने आप में मॉडिफाइड शूट है। गर्डर ने इसको कैसे कहा कि ठीक है कि मॉडिफाइड शूट है, तो आपको अगर गर्डर की बात अगर आप ना भी ध्यान रखो तब भी आपके पास खुद ऐसे बहुत सारे लॉजिक आर्गुमेंट है जिससे आप इस बात को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एसेंशियल बल्ब को एसेंशियल क्यों कहते हैं, ये हमने आपको लाइफ साइकिल में पढ़ाया कि माइक्रोस्पोर मेगास्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। ये कुछ लाइनें हैं कि फ्लावर एस्थेटिक, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल वैल्यू का होता है। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए डाइवर्सिटी और उसके सक्सेस में क्या रिलेशनशिप है ना, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उतना ही ज़्यादा एडेप्टेशन है, जितना ज़्यादा एडेप्टेशन है उतना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे लार्जेस्ट ग्रुप एंजियोस्पर्म क्यों है, एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उससे उसको क्या फ़ायदा है, हम लोगों को क्या फ़ायदा है, ठीक है। अब ये हम लोगों को मदर एक्सिस समझ में आती है, एंटीरियर पोस्टीरियर समझ में आता है, फ्लोरल एक्सिस नज़र समझ में आती है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पेल में जीन और एलील जैसा ही कुछ रिलेशनशिप है वो हम लोगों को समझ में आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर हम लोग आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।